बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम रियासत और अवाम में सलमान हैदर। 1 साल और 1 माह चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रहने वाले काजी फाइज साहब आज रिटायर हो रहे हैं। और काजी फाइज साहब अपने दौर में किसी के लिए हीरो थे और बहुत से लोगों के लिए विलन भी थे। उनका दौर सियासी और अदालती तनाज़ात से भरपूर रहा। काजी साहब के अगर टेन्योर में बात करें सुप्रीम कोर्ट के हवाले से तो वाज़े तौर पर 2 हिस्सों में तकसीम ही नज़र आई। और तकसीम का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि आज चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब के एजाज़ में फुल कोर्ट रेफरेंस का इनेकाद किया गया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के 1 2 नहीं 5 जज साहबान मौजूद नहीं थे, जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, जस्टिस आयशा मलिक साहबा, जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस शहजाद मलिक ने शिरकत नहीं की। याद रहे ये तमाम जजेस अपने अपने हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस रह चुके हैं। सीनियर प्योनी जज जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, जिन्होंने अगला चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनना था अगर 26वीं आईनी तरमीम ना होती, उन्होंने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को ख़त लिखकर फुल कोर्ट रेफरेंस में शिरकत ना करने की वजूहात बताते हुए काजी फाइज ईसा साहब पर संगीन इल्ज़ामात लगाए और लिखा कि काजी फाइजा ने अदलिया पर बैरूनी दबाव नज़रअंदाज किया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा अदलिया में मुदाखलत पर मिली भगत के मुर्तकिब रहे। काजी फाइज ईसा ने अदलिया में मुदाखलत पर शुतुरमुर्ग की तरह सर रेत में दबाए रखा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने लिखा कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की नज़र में अदलिया के फैसलों की कोई कदर इज़्ज़त नहीं। चीफ जस्टिस ने शर्मनाक अंदाज में कहा है कि फ़ैसलों पर अमल दरामद ना किया जाए। ये इंतहाई संगीन इल्ज़ामात हैं जो कोई और नहीं सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह साहब लगा रहे हैं और चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब पर। क्या चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की यही लेगेसी रहेगी? तारीख में उनको इसी तरह ही याद रखा जाएगा जिस तरह के मंसूर अली शाह साहब के अल्फाज हैं, या फिर तारीख में उन्हें एक अच्छे जज के तौर पर याद रखा जाएगा? ये आज का एक अहम सवाल होगा। दूसरी जानिब 26वीं आईनी तरमीम कानून का हिस्सा बन चुकी और इस तरमीम के तहत नए चीफ जस्टिस जस्टिस याहिया अफरीदी साहब नामजद भी हो चुके हैं। कल हलफ भी उठाएंगे। लेकिन ये अलग बात है कि 26वीं आईनी तरमीम जिसका सहरा बिलावल भुट्टो काजी फाइज ईसा साहब को देते हैं और राना सनाउल्लाह मौलाना फजलुर रहमान साहब को देते हैं, वो 26वीं आईनी तरमीम बज़ाहिर खुद यतीमियत का शिकार है, यानी यतीम है। क्योंकि जब बिलावल भुट्टो साहब ये कहें कि मुझे तो मालूम ही नहीं कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब चीफ जस्टिस नहीं बनेंगे, और जब JUI फे के तर्जुमान जी हाँ असलम गौरी साहब ये कहें कि हमारे साथ तो धोखा हुआ, हमें नून लीग और पीपल्स पार्टी ने यह कहा था कि मंसूर अली शाह ही चीफ जस्टिस होंगे, तो इसका मतलब है कि आईनी तरमीम को मुसव्वदा बनाने वाले चाहे वो नून लीग के हों, पीपल्स पार्टी के हों या JUI फे के हों, इन सब के साथ कहीं ना कहीं कुछ धोखा ज़रूर हुआ है। ये धोखा किया किसने है, यह अहम सवाल होगा। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के लिए बज़ाहिर लग रहा है कि हवाओं का रुख कुछ तब्दील हुआ। कल बुशरा बीबी साहबा 9 माह बाद जेल से रिहा हुई, तो आज इमरान खान साहब की बहनें अलीमा खान और उज़मा खान की भी ATC अदालत ने ज़मानतें मंजूर करके रिहा करने का हुक्म दिया। यूँ 2 दिन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए 2 खुशखबरियाँ हैं। ये महज इत्तफाक है या कुछ और जिसकी शायद पर्देदारी है? डील या ढील का तासुर देने की कोशिश की जा रही है। इसका जवाब भी PTI से लेंगे। मियाँ साहब जो काजी फाइज साहब के चीफ जस्टिस बनने पर पाकिस्तान वापस आए थे, जी हाँ मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की बात कर रहा हूँ, वो नए चीफ जस्टिस के आने से पहले ही फिर से बैरून मुल्क चले गए हैं। ये कोइंसिडेंट है या इसकी कोई वजह है, और या उन्हें भी कोई बुजुर्ग मशवरा दे रहा है? ये भी एक अहम सवाल होगा। क्या हुकूमत प्रैक्टिस एंड प्रोसीजरल एक्ट तरमीम करने जा रही है? क्योंकि खबरें ये हैं कि 3 की बजाय 5 जजेस ना सिर्फ स्पेशल बेंचेस को तश्कील दिया करेंगे और केसेस की प्लेसमेंट किया करेंगे। ये एक अहम सवाल है। इस्लामाबाद में एक कैदी वैन पर नामालूम अफराद ने हमला किया है जिसमें PTI के 3 MPA समेत मुतअद्दिद कारकुनान थे, वो फ़रार हो गए हैं। ये क्या वाक़या है? इसके पीछे क्या मज़मरात है? क्योंकि तमाम की तमाम अफराद जुडिशल थे, कोई संगीनियत नहीं थी, ये कहीं ना कहीं ज़मानत के लिए एलिजिबल भी थे। इन तमाम मौज़ूआत पर बात करेंगे। हमारे मेहमानों से आपका तारुफ कराते चले। हमारे साथ मेहमान होंगे जी प्रोग्राम के इस हिस्से में साबिक वफाकी वज़ीर सीनियर सियासतदान फवाद चौधरी साहब हैं, और इस वक्त फवाद चौधरी वैसे भी साहब भी 1 नहीं 2 नहीं कई मुखी जंग भी लड़ रहे हैं, ना सिर्फ सिस्टम से बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर के कुछ लीडरशिप के अनासर से, और गवर्नमेंट और दीगर मामला तो है ही हैं। तो उन्हीं से गुफ्तगू का आगाज़ कर लेते हैं। फवाद चौधरी साहब ये बताएँ, काजी फाइज साहब का आज दौर ख़त्म हो रहा है, बल्कि हो गया 13 जनवरी के, अगर उस फैसले के बाद से उनके अगर दौर का आगाज़ देखा जाए तो बतौर चीफ जस्टिस आपने काजी फाइज साहब को कैसा पाया? ज़रा इससे मुतालिक बताइएगा। और कम से कम 1 माह के दौरान जो उन्होंने लेगेसी छोड़ी है, आप समझते हैं कि कंटिन्यू रहेगी? काजी फाइज ईसा जो है, देखें इन्होंने जो एक शुरू से जो पोस्चर रखा था, बुनियादी तौर के ऊपर देखें ना, अदालतों का काम क्या होता है?
अदालतों का काम ये होता है, कानून का काम ये होता है कि कमज़ोर को बचाया जाए ताकतवर से। और सारा सिस्टम जो है खड़ा इसलिए किया गया है ये 800-900 साल में कि हुकूमत की जो टायरनी है उससे बचाया जाए, कानून नाफिज करके आम आदमी को। जो मिज़रेबल फेलियर हुआ सुप्रीम कोर्ट का काज़ी फ़ाइज़ ईसा के दौर में, वो ये हुआ कि आपके सियासी हकूक़, आपके इनफ़रादी हकूक़, हर तरह के जो आपके हकूक़ हैं, उनको मिलिया-मेट कर दिया गया। आपको एक सियासी जो तहरीक-ए-इंसाफ़ जो उन्हें पसंद नहीं थी, उससे इंतख़ाबी निशान ले लिया, उसे इलेक्शन से बाहर किया गया। और इमरान खान के ख़िलाफ़ जो बुग़्ज़ काज़ी फ़ाइज़ ईसा ने दिखाया और बारहा दिखाया, वो हमारे सामने। तो इसके नतीजे में एक बड़ा जो बहरान है वो पैदा हुआ और वो बहरान फिर सुप्रीम कोर्ट को ही ले डूबा, जहाँ पे आपने देखा होगा कि पाकिस्तान की तारीख़ में पहली बार जो तकरीबन हाफ़ ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जो है वो आई ही नहीं उनके रेफ़रेंस के ऊपर, और वो जजेस जो हैं वो भी नाला हुए। हाई कोर्ट में जिस तरह जजेस ने स्टैंड लिया और फ़ाइज़ ईसा साहब ने अपने ही जजेस के ख़िलाफ़, अपने ही इदारे के ख़िलाफ़ जिस तरह से एस्टैब्लिशमेंट का साथ दिया और अपने इदारे को ज़िबा करने के लिए जिस तरह की उन्होंने एफर्ट्स डाली, अच्छा फवाद साहब, ये जो अनाद वाला फैक्टर है जो आपने अभी जिस पे रोशनी डाली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से या इमरान खान साहब से, ये वही उनके खिलाफ रेफरेंस वाला मामला जिस पे इमरान खान साहब खुद भी कह चुके हैं यार इट वाज नॉट अ वाइज फैसला, रेफरेंस भेजना गलत था। तो 13 जनवरी को भी वही कीना निकला था बेसिकली कि कोई और वजूहात भी हैं कि सिस्टम के अंदर कोई अंडरस्टैंडिंग है उनकी थी। बज़ाहिर तो वही है, बज़ाहिर तो वही था और उसी से ही उन्होंने जो है वो किया। लेकिन नवाज शरीफ से एक्चुअली उनके ताल्लुकात पहले से ही थे। आपको याद होगा हुदैबिया पेपर मिल जो बुनियादी केस है पाकिस्तान में मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर, और जो नवाज शरीफ की जो फैमिली की जो करप्शन है उसके ऊपर जिस तरह से वो केस जब तक ना खुले और जब तक रोशनी ना आए पूरा समझ नहीं आता। उस केस को अगर किसी ने छुपाया बनाया तो वो काजी फ़ाइज़ ईसा है। तो ये पनामा से ही दौर से और उससे पहले ये रेफरेंस तो बाद में आया बहुत। नवाज शरीफ के साथ उनके ताल्लुकात बहुत पुराने थे। इफ्तिखार चौधरी ने उनको अपॉइंट किया था, तो ये एक पुराना उनका मामला है। अच्छा, हुदैबिया पेपर भी इसमें शामिल है। वैसे काजी साहब से मुतालिक अमूमी राय है कि जो 26वीं आईनी तरमीम है ना, ये स्पेशली उन्हीं के लिए आई थी या जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का रास्ता रोकने के लिए आई थी, लेकिन इससे उनको तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो कहीं उनके साथ भी हाथ तो नहीं हो गया? नहीं, ऑब्वियसली ही इज यूज्ड एंड अब्यूज्ड। लेकिन आपने तो देखा होगा कि एक जो रजिस्ट्रार का नोट आया था जिसमें उन्होंने वाजे किया कि अगर एक्सटेंशन दी गई तो काजी फ़ाइज़ ईसा उसको इनकार नहीं करेंगे। तो उससे तो बिल्कुल साबित है ना कि जो आईनी तरमीम का असल मुद्दा था वो था काजी फ़ाइज़ ईसा को एक्सटेंशन देना और मामलात को यहाँ से आगे लेके जाना। अब ये जो एक दरमियान में मौलाना फजलुर रहमान के किरदार को अगर हम ना सराहें तो ज़्यादती होगी। ये तो उनकी इंटरवेंशन है जिसने पाकिस्तान को बचा लिया, और अदरवाइज तो फ़ाइज़ ईसा तो तैयार थे 3 साल के एक्सटेंशन के लिए। अच्छा, बिल्कुल राना सनाउल्लाह साहब भी कह रहे हैं कि ये तरमीम अगर आई है तो सिर्फ मौलाना फजलुर रहमान साहब की वजह से आई है या उन्हीं की ही काबिशों की वजह से ही। मैं आगे चल के इस मौजू पे बात करनी है। मैं ज़रा पर्टिकुलर आज काजी साहब का लास्ट डे था। किसी भी कोई शक नहीं, सरकारी मुलाजिम के लिए उसका आखिरी दिन बड़ा यादगार होता है या बनाने की कोशिश की जाती है। काजी साहब उन खुशकिस्मतों में से नहीं है जिस तरह का आज सुबह सुबह जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का ख़त आ गया कि मैं रेफरेंस में क्यों नहीं हूँ इस फुल कोर्ट रेफरेंस के अंदर। फिर जिस तरह सहाफ़ियों ने आज वो इनाग्रेशन, वो जो बुनियादी इंसानी हकूक़ का एक उन्होंने मोनूमेंट सा बनाया और उसके इफ्तिताह के लिए गए, तो ये तो सब चीज़ें बड़ी अजीबोगरीब तरीके से, जैसे मंसूर अली शाह साहब का ये कहना कि आप शतुरमुर्ग की तरह रेत के अंदर सर दबा के बैठे थे और बल्कि आपने लोगों को रास्ता दिया है। यहाँ ये लोग कह रहे हैं उनके साथी जजेस की राय ये है, मगर नून लीग और पीपल्स पार्टी कहते हैं काजी फ़ाइज़ ईसा जैसा जज तारीख़ में कभी आ ही नहीं सकता। तो अवाम किसकी माने जी, ये बताएं, बिल्कुल साथियों की माने या सियासतदानों की माने? देखिए ना, बड़ी सीधी बात है। जिस हुकूमत की टायरनी से आपने बचाना था अवाम को, जिस हुकूमत के जुल्म और फस्तायत से बचाना था आपने, आप उसके तो पार्टनर बन गए हैं। और अभी आपने जैसा जो सवाल किया है उस वही एक सबूत है ना इस बात का कि वो तो पार्टनर्स थे इस फस्तायत में, बर्बरियत में, जुल्म में जो पाकिस्तान में रवा रखा गया पिछले पूरे 2 सालों में। और वो
जो तकरीबन 1.25 साल है काजी साहब ने उसको जो है प्रिजाइड किया। और आई थिंक कि वो तो एक पार्टनर इन क्राइम है नून लीग के, पीपल्स पार्टी के, एस्टैब्लिशमेंट के, इस जो जुल्म हुए पाकिस्तान में जमहूरियत के खिलाफ, खुद जजेस के खिलाफ। आपने कहाँ सुना इससे पहले कि जजेस के बाथरूम्स में कैमरे लगे हों, जजेस के जो रिश्तेदार हैं उनको उठा लिया गया हो, खुद जजेस को धमकियां दी गई हों? ये तो कभी हुआ ही नहीं था। और आज जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने जो अपने ख़त में सारी डिटेल्स लिखी हैं, वो यही डिटेल्स हैं। उसका एक एक लफ्ज़ पढ़ के हैरानगी भी होती है। अच्छा, जैसे जैसे जस्टिस याहिया अफरीदी साहब 26वीं यानी तरमीम हो गई, अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नामजद हो गए, कल की तारीख में वो हलफ भी उठा लेंगे। आप समझते हैं इस फैसले से अब अदलिया मजीद स्ट्रॉन्ग होगी जस्टिस याहिया अफरीदी साहब से मतलब, क्योंकि आप भी कई केसेस में उनके सामने पेश हुए होंगे? देखिए जी, पहली तो अब ये है सलमान के समझ तो आए कि ये अदलिया का अब स्ट्रक्चर है क्या, क्योंकि जो आईनी तरमीम आई है अभी उसमें यही नहीं समझ आ रही कि ये सुप्रीम कोर्ट जो है या इसका जो चीफ जस्टिस है उसका कोई अब फंक्शन भी रह गया है, या वो सारी आईनी बेंचेस जो हुकूमत ने खुद अपॉइंट करने हैं उनकी तरफ जाएगा। अभी तो अब देखें ना, एक और क्राइसिस ये आना है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंचेस बन रहे हैं इनकी जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह का है कि इन्होंने 1/3 के करीब जजेस जो उठाएंगे कोर्ट्स से, उनको ये कॉन्स्टिट्यूशन बेंचेस बनाएंगे और अपने केसेस ये कहते हैं ये उन जजेस के पास जाएंगे जिनको हम चूज करेंगे। ठीक है। नाउ दिस क्रिएट्स अ वेरी, आई वुड से, सीरियस प्रॉब्लम उन जजेस की भी क्रेडिबिलिटी के लिए जिन जजेस को हुकूमत खुद सिलेक्ट करेगी कॉन्स्टिट्यूशन बेंचेस में भेजने के लिए। अब आप मुझे बताइए ना, आधा जज जो है वो तो वहीं खत्म हो जाएगी उसकी मॉरल अथॉरिटी जब लोगों को ये होगा कि इस जज को हुकूमत ने अपने केसेस सुनने के लिए चुना है। बिल्कुल। तो वो कैसे उसको जो है आगे जाएगा। दूसरा, वो जो 2/3 जज जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का हिस्सा नहीं होंगे, वो फिर क्या, उनकी क्या पोजीशन होगी और वो जो है कैसे इस चीज को आगे जो है वो लेके बढ़ेंगे। सो वी डोंट नो अभी तक। ओके, मैं इससे पहले कि दूसरी तरफ बढ़ूं, मुझे एक और कोई आंसर दे दें कि जस्टिस याहिया अफरीदी साहब आ गए। इस वक्त सारा मामला ग्रे में है ना, हर चीज़ ग्रे में। पहले लोग इखलाकी तौर पर उनका एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो शायद इस ओहदे को ना लें। उन्हें ऐसा क्या करना चाहिए कि एकदम पता चले कि कोई नया चीफ जस्टिस आ गया है, स्पेशली प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के हवाले से, क्योंकि अब पता चल रहा है कि अब 3 की बजाय 5 जजेस के लिए इस एक्ट में तरमीम होने जा रही है। तो इमीडिएट इस इदारे की मजबूती के लिए, इस इदारे की शनाख्त को कायम रखने के लिए आप क्या समझते हैं कि इमीडिएट कौन से कुछ फैसले ऐसे हैं जो याहिया अफरीदी साहब कर सकते हैं या करने चाहिए उन्हें? देखिए, जहां तक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है उसका तो सबसे बड़ा मामला और मुद्दा यही है कि वो अब क्या 1/3 सुप्रीम कोर्ट जो है वो फैसला करेगी कि बेंच कैसे बनने हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिवली एक बहुत ही अहमकाना बात है। मेरे नज़र में जो सबसे पहला काम कल हलफ उठाने के बाद चीफ जस्टिस साहब को करना चाहिए वो फुल कोर्ट मीटिंग बुलाएं और उस फुल कोर्ट मीटिंग में सुप्रीम कोर्ट का जो रिएक्शन है इस अमेंडमेंट के ऊपर वो दें और उसके साथ अपना जो एक क्वेश्चंस हैं जो सुप्रीम कोर्ट के मुतालिक और जजेस के दरमियान जो क्वेश्चंस हैं उनको रिजॉल्व करें। क्योंकि जो फायज ईसा साहब हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को बहुत तकसीम करके गए हैं और आई थिंक अगर जस्टिस मंसूर अली शाह, मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा, शहजाद मलिक साहब, इन जैसे जो बड़े जजेस हैं वो याहिया अफरीदी साहब के साथ नहीं बैठते तो सुप्रीम कोर्ट मजीद कमजोर होगी। ठीक है। तो याहिया अफरीदी साहब की कोशिश ये होनी चाहिए कि अब जबकि फायज ईसा साहब से जान छुट गई है, उन्हें सुप्रीम कोर्ट के जजेस के दरमियान इख्तलाफात को कम करने के लिए एक ब्रिज का रोल अदा करना है और फुल कोर्ट बुला के इन बड़े मुद्दों के ऊपर वो एक मुश्तरका हिकमत अमली वाला। अच्छा, और फवाद साहब, विदाउट किसी एग्जिजरेशन के एक सीनियर पॉलिटिशियन हैं आप, साबिक वफाकी वज़ीर हैं और इमरान खान साहब की सियासत के एक बहुत बड़ा पार्ट है जी, बहुत से मामलात की एग्जीक्यूशन आपके सामने हुई है। ये फवाद चौधरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मौजूदा क़यादत, स्पेशली जो आज़ाद है, उनसे इतना नाला क्यों है? जिस तरह मैं सलमान अकरम राजा साहब से मुतलिक, आपसे से हामिद खान साहब से मुतलिक, आप मुसलसल उनको ट्विटर पे निशाना बनाते रहे हैं। वो आपने यहाँ तक कहा कि
काजी फाइज साहब ने अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नुकसान पहुंचाया तो इन लोगों के, तो ये लोग उनके क्राइम पार्टनर्स भी थे। इस हद तक क्या मामला है? इस पीटीआई इतनी कॉम्प्रोमाइज हो गई है सर? 100% कंप्रोमाइज हो गई। देखिए ना, एस्टैब्लिशमेंट ने क्या किया है, इन्होंने ये किया कि हम लोगों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया, हम लोगों को जेलों में डाला गया, हम लोगों के इलेक्शन के जो नॉमिनेशन पेपर्स थे वो रिजेक्ट किए गए, और फिर हमारी जगह के ऊपर ये लोगों को प्लेस किया गया। अब जो तहरीक इंसाफ की लीडरशिप है, इन लोगों को तो देखें ना, कोई जानता ही नहीं, पीटीआई का वर्कर तो कोई नहीं जानता इनको, ना इनका पीटीआई से ताल्लुक है। मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूं कि फॉर एग्जांपल देखें ना, अगर मुराद सईद मेरे पे कोई तनकीद करेंगे, हमाद अजहर करेंगे, या अली अमीन करेंगे, या असद कैसर साहब करेंगे, आरफ अलवी साहब करेंगे, या ये जो पीटीआई के लोग हैं, अगर ये लोग कोई मुझे तनकीद भी करें, मुझे कहें कि आपने बड़ी ज्यादती की है, कुछ किया है, तो मैं उनको अपनी पोजीशन एक्सप्लेन करूंगा। बट मैं सलमान अकरम राजा को तो नहीं करूंगा ना। सलमान अकरम राजा पनामा केस, जो मौजूदा जो मॉडर्न पीटीआई है, इसकी जो बुनियाद है वो पनामा केस है, जिसके ऊपर हम खड़े हुए हैं और हम 2018 का इलेक्शन जीते हैं। हमारी सारी पॉलिटिक्स पनामा केस के ऊपर है। उस केस में राजा सलमान अकरम जो थे वो नवाज शरीफ के वकील थे। 3.5 करोड़ रुपया उन्होंने उस केस में फीस ली थी नवाज शरीफ से। उसके बाद हर केस में वो नवाज शरीफ इमरान खान साहब उन पे बड़ा ट्रस्ट करते हैं सर। कल शोएब शाहीन साहब से और आपके भाई फैसल से उनकी मुलाकात हुई इमरान खान साहब की, लेकिन सलमान अकरम राजा साहब से बड़ी तवील मुलाकात रही है 1 to 1। देखिए, मुझे ये नहीं पता ना, क्योंकि इमरान खान को क्या जेल में उन्हें क्या नॉलेज है, क्या उन्हें पहुंचाया जा रहा है, क्या हो रहा है, हमें नहीं पता। शोएब शाहीन साहब जो अब इस्लामाबाद से शायद पीटीआई के एक लीडर हैं, आप जरा चेक करें ना उनकी पहली नौकरी क्या थी। आई मीन ही स्टार्टेड हिज कैरियर ऑन 4000 रुपीज पर मंथ आईबी इन्फॉर्मर के तौर पे। तो अब इन लोगों को तो नहीं हम पीटीआई की लीडरशिप मानेंगे या कहेंगे। तो आप मुझे बताइए कि ये जो लोग हैं, अगर इनको मुसल्लत कर दिया जाए या इमरान खान को गलत इंफॉर्मेशन दे के हमारे सरों पे मुसल्लत कर दिया जाए, तो क्या हम इनके साथ चलें? हाँ, अगर इनको इंडोर्स करेंगे, जब इनको मुराद सईद इंडोर्स करेगा, हमाद करेगा, मियां असलम इकबाल करेंगे, ये लोग बाकी असद कैसर साहब, आरफ अलवी साहब जो हैं, वो इनको एंडोर्स करेंगे और समझेंगे कि नहीं ये सही काम कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो देख लेंगे। बट वो तो लाताल्लुक हैं, उनको तो कोई पूछ ही नहीं रहा। इजाज चौधरी, महमूद रशीद, यास्मीन राशिद, उमर चीमा, शाह महमूद कुरैशी 18 महीनों से जेलों में पड़े हुए हैं। ये लोग एक दिन उनको मिलने नहीं गए। डी चौक के ऊपर जो अनाउंस किया एहतजाज का, आज आपने अभी देखा है कि वो शाम को जो पुलिस वैन के ऊपर ड्रामा किया हुकूमत ने, वो जो सारे एमपीएस को दोबारा उठा के ले गए, और ये जो सारा हुआ 720 वर्कर जिसमें इमरान खान की बहनें शामिल हैं, वो जेलम में बंद है। 1000 आदमी अडयाला में, लाहौर अडयाला में बंद है, 700 लाहौर में बंद है। ये क्या, ये चारा तो नहीं है ना वर्कर्स जिनको आपने इस्तेमाल किया। So I think अच्छा, दो क्विक आंसर कर दें मुझे, दो क्विक आंसर कर दें। आप समझते हैं कि पार्लिमानी कमेटी जिसने जज की तयन करना था 3 सीनियर 3 में से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उससे बाइकआउट करके अच्छा किया है? साथ ये भी जवाब दे दें। और दूसरा, ये दो अच्छी खबरें आई हैं, बुशरा बीबी साहिबा की ज़मानत हो गई, इमरान खान साहब की बहनों की ज़मानत हो गई, ये महज इत्तफाक है कि कुछ पस पर्दा चल रहा है? आप क्या फोर्सी करते हैं? नहीं, देखिए, बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर चूंकि कोई सिस्टम नहीं है। अब आप देखें ना, वो जो लोगों की जमानत हुई, वो गाड़ी में बैठे हैं, रास्ते में उनको उठा लिया। लोग पाकिस्तान में बड़े कॉन्स्पिरेसी प्रॉन हैं। लोग समझते हैं कि कोई काम भी रूटीन में तो हो ही नहीं सकता। जाहिर है, जब तक इसमें कोई बातचीत नहीं हो, कोई पीछे ना हो, तो हो ही नहीं सकता। अब कानूनी सारे थोड़े थोड़े हसास इदारे वाले बन गए हैं, ये ज्यादा कह लें बेहतर है। बिल्कुल। अब आप देखिए ना, कानूनी तौर के ऊपर तो जो केसेस थे, या जो अलीमा बीबी है, तो मतलब मजाक थे ना, ये केसेस थोड़ी थे। इनको तो एक दिन भी जेल में नहीं होना चाहिए था। लेकिन अब वो अगर आ गई हैं, तो मेरे ख्याल में इनको जजेस ने ही रिलीफ दिया है, बट गवर्नमेंट ने ये रिलीफ दिया है कि मजीद जाली केस नहीं बनाए। अब वो जो है उसको आप ये कह लें कि ये फेवर हुई है, तो वो फेवर हुई होगी, या जो भी कह लें। बट आई थिंक कि केसेस तो बड़को बकवास थे, और इसमें जो है उन्होंने बाहर आना ही था। फवाद साहब, लास्ट क्वेश्चन, बुशरा बीबी साहब इस कैपेसिटी में है इमरान खान साहब की गैर मौजूदगी में पार्टी की क़यादत कर सकें? बुशरा बीबी जो हैं, कम से कम इतलात और इन्फॉर्मेशन तो इमरान खान को सही देंगी ना।
जाहिर है वो उनके साथ उनकी बेगम है, उनकी एक हमदर्दी है, शी वांट्स इमरान खान आउट। ये जो मौजूदा लीडरशिप है, ये तो इमरान खान को कैद में रख के अपनी जिंदगियां बेहतर कर रही है ना। ठीक, तो बुशरा बीबी हो, अलीमा खान हो, कम से कम उनका ये तो है ना कि ये इमरान खान के लिए फिक्रमंद है, उनका खून है, वो जो फिक्र करेंगी बाकी लोग तो नहीं करेंगे। ठीक, बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब। एक छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। प्रोग्राम के सिलसिले में रहनुमा पीपल्स पार्टी मेंबर नेशनल असम्बली शैला रज़ा साहब हमारे साथ हैं, नदीम कुरैशी साहब रहनुमा तहरीक इंसाफ वो हमारे साथ मौजूद है। शैला रज़ा साहब, मैं आप ही से बात करूं क्योंकि अभी ब्रेक से पहले जब हमारी बात हो रही थी तो उसमें हमें कुछ ऐसी चीज़ें भी नज़र आई और कहने वाले फवाद चौधरी साहब थे कि नहीं, हमारे पास ऐसी कई एग्जांपल्स हैं जिसमें नहायत अच्छे अल्फाज में जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब को याद नहीं रखा जा सकता। अब वो रिटायर हो गए जी, और पीटीआई के लिए तो वो विलन है, लेकिन पीपल्स पार्टी के लिए तो अब कोई शक भी नहीं। बिलावल साहब ने भी इंडोर्स कर दिया कि वो एक हीरो हैं, उनके होते हुए 26वीं आईनी तरमीम ही नहीं आ सकती थी। तो आप बताएं, मंसूर अली शाह साहब भी उस केस में थे जिसका क्रेडिट पीपल्स पार्टी सिर्फ काजी फ़ाइज़ साहब को देती है। मैं भुट्टो साहब की फांसी के हवाले से बात कर रहा हूँ, भुट्टो केस के हवाले से बात कर रहा हूँ। क्या कमेंट करेंगी आप काजी साहब के टेन्योर पे? मैं ये समझती हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मंसूर अली शाह के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं की। और जब एक पार्टी की तरफ से एक नैरेटिव बिल्ड किया गया कि ये पर्सन स्पेसिफिक हो रहा है, तो उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने बड़े बाबांग दखल ये कहा कि हमारे चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह ही होंगे, और मैं मंसूर अली शाह साहब की बहुत इज़्ज़त करता हूँ। और वो उस बेंच में मौजूद थे जिन्होंने शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के इंसाफ के लिए फ़ैसला दिया। अब रही बात काजी फ़ाइज़ ईसा की, तो काजी फ़ाइज़ ईसा जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह उन जजेस में हैं जिन्होंने बड़े अरसे बाद ये आवाज़ बुलंद की कि पार्लियामेंट सुप्रीम है, अदलिया नहीं। और अदलिया के वो जजेस जो कि जुडिशल कू करते रहे, जो आइन रीराइट करते रहे, जो अपने वज़ीर आज़मों को घर भेजते रहे, आइन की वो शेख जो सदर को इम्यूनिटी देती है कि आप उसको अदालतों में नहीं घसीट सकते जब तक वो सदर है, आप वज़ीर आज़म को कंपेल करते रहे कि वो दूसरे मुल्क के वज़ीर आज़म को पाकिस्तान के सदर के ख़िलाफ़ जो है वो लेटर लिखें, और फिर जो सज़ा दी गई तो उसमें फवाद चौधरी मुझे बिल्कुल अच्छी तरह याद है, आप उनको ले सकते हैं। उन्होंने कहा कि यूसुफ रज़ा गिलानी को गलत घर भेजा गया। तो मैं ये कहूँगी कि कोई भी ऐसी बात हमारी तरफ से नहीं है, लेकिन अच्छा, मैं शैला साहबा आपकी मौजूदगी में ज़रा ज़्यादा बिल्कुल मुझे एक चीज़, जब आपकी पार्टी के सरबराह बिलावल साहब जब इस आईनी तरमीम में रूए रमा सबसे आगे पेश क्रेडिट काजी फ़ाइज़ साहब को दें कि उनकी मौजूदगी बगैर ये 26वीं आईनी तरमीम नहीं हो सकती थी, फिर कल BBC को इंटरव्यू देते हुए वो ये कहें कि अच्छा हमें तो मालूम ही नहीं था कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को चीफ जस्टिस नहीं बनाया जाएगा, तो मैं इसका क्या मतलब लूँ कि क्या पीपल्स पार्टी के साथ भी धोखा हुआ है? अगर हुआ तो किसने किया होगा? बड़ी सादा सी बात है। देखिए, ये बात तो मैंने बिल्कुल वाज़ेह कर दी कि बड़े अरसे बाद एक जज ने पार्लियामेंट की सुपरमेसी जो है वो उसको मंजूर किया और उसको माना। अब जहाँ तक बात है जस्टिस मंसूर अली शाह की, तो वैसे तो ये बातें कमेटी से बाहर नहीं आई हैं, लेकिन जहाँ ये बात बाहर आई है कि JUI का एक वोट जो था वो मंसूर अली शाह की तरफ था, तो हमने भी यही चाहा था। और लेकिन ऐन मौके पर दो बातें हुई। एक, जिस दिन मुसवदा ड्राफ्ट जो था इनका वो मंजूर होना था, और एक दिन डिले हुआ कि नून PTI जो है वो बात कर ले अपने बानी से, और उनको बाकायदा इजाज़त दी गई कि वो अडियाला जेल जाएं। और वो PTI जिसने ख़ुद मौलाना साहब कह रहे हैं जिनको इख्तियार दिया था PTI ने कि इन्होंने 4
4 शिकों पे एतराज़ किया था, जिसमें से 2 एतराज़ इनके मान लिए गए और जो 2 नहीं माने वो ऐसे वो नहीं थे, ये खुद कायल हो गए थे और सब ने जो दलीलें दी थी, जो भी वहाँ पे आईन और कानून के माहिरीन बैठे थे। तो उसके बाद तवातुर से पार्लिमानी कमेटी की मीटिंग में शिरकत करना, अपनी राय देना, अपने 2 आर्टिकल की अमेंडमेंट मनवाना और उसके बाद अचानक कह देना कि हम कल नहीं आएंगे, जबकि हमें कोई मसला भी नहीं है। तो एक तो ये बात थी, लेकिन ये बात उस वक्त समझ आई कि जब पार्टी में दराड़ बहुत ज़्यादा साफ नज़र आई और इलेक्शन लड़कर आने वाले सलमान अकरम राजा ने जो है एक हुक्म सादर किया और पार्लिमानी कमेटी में जाने वाले पार्लियामेंट के जो मेंबर थे उन्होंने इस पे हैरानगी और अफसोस का इजहार किया कि वो जो है वो जस्टिस के सिलेक्शन की जो कमेटी है उसके इजलास नहीं, मगर बिलावल साहब का ये कहना कि मुझे नहीं पता था, ये तो क्वेश्चन है ना, ये तो तशरीकी है, ये मैं इसीलिए बात कर रही हूँ, मैं इसीलिए बात कर रही हूँ, बस पूरी कर लूँ। तो वो लोग नहीं गए, तो अगर वो भी 3-4 लोग होते, 3 हम होते और 1 JUI के होते लोग, तो आराम से पास हो जाता। लेकिन उन्होंने एक तो ये कि मुतनाज़ा बनाया, जिसकी वजह से नून लीग और दीगर पार्टीज जो थी, मैं नदीम कुरैशी साहब को भी शामिल करता हूं, दोबारा आता हूं आपके पास, हमारी डिसेंटिंग वॉइस नहीं रह गई। ठीक है, मैं दोबारा, नदीम कुरैशी साहब कहीं ना कहीं आप लोग जिम्मेदार हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो चीफ जस्टिस नहीं बने। खैर आज काजी साहब चले गए, कोई शक नहीं, आपका खुश होना बनता भी है, हमें अंदाज़ा भी है, मगर क्या याया अफरीदी साहब के आने पर भी आप खुश हैं? जी नदीम भाई, आवाज़ आ रही है मेरी आपको? नहीं जी, देखिए मैं आपसे गुजारिश करूं। जी सर, अशखास जो हैं अपने किरदार की इज्जत से इदारों की इज्जत का बाइस बनते हैं। याहिया अफरीदी साहब पाकिस्तान के चीफ जस्टिस हैं, बड़ा शानदार उनका कैरियर है और बड़ी अच्छी उनकी साख है, तो हमें क्या एतराज हो सकता है? हम तो सिर्फ एक बात पर मोतरज थे कि आईन सीनियर मोस्ट जज साहब के हवाले से बड़ा वाज़ेह था कि उनको चीफ जस्टिस होना चाहिए, लेकिन जिस तरह से बिलखुसूस बिलावल भुट्टो साहब ने फरमाया कि जी काजी फाइज ईसा साहब ने हमारी बड़ी मदद की 26वीं तरमीम के हवाले से, और फिर सैकड़ों रिव्यू पिटीशन में से 63A की रिव्यू पिटीशन उठाना और उसका डिसीजन देना बिल्कुल नेक ऑफ द टाइम, और एक सियासी जमात तहरीक इंसाफ को बिल्कुल दीवार से लगा देना, ये तारीख का हिस्सा है। ठीक है, हमारी खुशी या दुख वो अपनी जगह, ठीक है, लेकिन मुनसिफ किसी भी तासुब की बुनियाद पर, किसी भी गुस्से की बुनियाद पर, किसी भी रिवेंज की बुनियाद पर, आज याहिया अफरीदी साहब ने फुल कोर्ट रेफरेंस में बड़ा शानदार एक जुमला कहा काजी साहब के हवाले से कि काजी साहब से जो प्यार से बात करेगा उसको बड़ा रिस्पेक्ट करते हैं, अगर कोई इनके मिजाज के खिलाफ जाएगा, इनसे गुस्से से बोलेगा, सुन लेना रिकॉर्ड पर है, तो ये फिर उसको खुदा ही बचाएगा इनसे। मतलब एक शख्स के बारे में अगर उनके कुलीग की ये राय हो कि वो फिक्री तौर पर, ज़हनी तौर पर इतना इंतहा पसंद है कि कोई शख्स इख्तिलाफ राय अगर रख लेगा तो फिर वो अल्लाह की पनाह में जाएगा तो काजी साहब से बच सकेगा। चले जाने वाला चला गया, अब आप बताएं जैसे याहिया अफरीदी साहब से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? वो 26वीं आईनी तरमीम की जो पिटीशन अभी आप लोग दाखिल करेंगे, तो आप बताएं उस पर कोई फैसला सुनेंगे, वो पिटीशन को समाअत के लिए करेंगे, कबूल करेंगे, आईनी तरमीम को कलअदम करार देंगे, क्या क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? देखिए मैं नहीं समझता कि हम प्रीमेच्योर बात करें। हाँ ये जरूर है कि हुकूमतें कभी भी हुक्मरान जजेस का इंतखाब नहीं करते। अगर पार्लिमानी कमेटियां तश्कील देकर और उसमें मेजॉरिटी हुकूमती मेंबरान की रख कर आज आप जजेस की तैनाती और उनकी सीनियरिटी का और उनके चीफ होने का ना होने का डिसीजन कर रहे हैं, तो हाउ इट इज पॉसिबल कि वो जजेस इन्फ्लुएंस नहीं होंगे? पाकिस्तान के आइन की जो बैकबोन है वो आज़ाद और खुद मुख्तार अदलिया है। ये अदलिया नहीं है जो ये गवर्नमेंट चाह रही है, ये पर्सनल स्पेसिफिक डिसीजन लेने। मतलब देखें ना आप, 8 जजेस का फैसला है, मेजॉरिटी से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान फैसला कर रही है स्पेशल सीट्स के हवाले से, और इलेक्शन कमीशन आज भी हुकूमती ईमा पर, स्पीकर नेशनल असेंबली या सूबाई असेंबलीज के खतूत पर
रोज इजलास बुला रहा है, मतलब आप ये अदलिया के वकार में इजाफा कर रहे हैं। ठीक है, आप ये समझते हैं कि ये अदलिया जो 134 शैला रज़ा साहब से ये सवाल करूं जरा मैं जरा, ताकि हमें भी थोड़ा सा पता चल जाए। शैला रज़ा साहब, पीटीआई से जो मुझे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, जो समझ आ रही है मुझे पीटीआई को, अगर सोशल मीडिया भी फॉलो करें, इनके लीडरान की मेन स्ट्रीम मीडिया पे हुई गुफ्तगू को भी उतारें, तो जस्टिस याहिया अफरीदी साहब से मुतालिक है कि वो कुछ स्ट्राइक डाउन करेंगे। इनको ये उम्मीद है कहीं ना कहीं। अदलिया में गुस्सा अपनी जगह पे है, नहीं तो आज वो जो फुल कोर्ट रेफरेंस में ना 5 जजेस भी मौजूद होते, और ये तमाम जजेस आम जजेस नहीं हैं, अपने अपने हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस भी रहे हुए हैं। तो आप समझती हैं कि चीफ जस्टिस को इसको वंस फॉर ऑल ख़त्म करना चाहिए सारे मामले को? अच्छा, मैं 2-3 बातें करना चाहती हूँ। देखिए, तमाम ममालिक में जस्टिस को सेलेक्ट करने का एक तरीक़ा है, तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने भी अपना ये बनाया है और ये पूरी चीज़ों में शरीक रहे हैं। मुझे हैरानी होती है कि ये बाहर निकल के इस तरह की बातें क्यों करते हैं, कोई इनका डिसेंटिंग नोट नहीं है। दूसरी बात जो इन्होंने की 63A की, जिसको रीराइट किया गया था, जिसकी वजह से बग़ैर इलेक्शन के जो है वो चीफ मिनिस्टर जो है वो बना दिए गए थे परवेज़ इलाही साहब, और उससे 1 हफ्ते पहले दूसरा फैसला था, उसको बहाल किया गया। अब आप ये चाहते हैं कि 1 साल तक उसकी अपील नहीं सुनी गई, 1 साल से ज़्यादा। ठीक है, तो जिन लोगों ने ये किया था वो उसको अपील भी सुन लेते, अपना फैसला सुना के इधर उधर उधर, तो किसी वक्त उसको सुना जाना था ना। काजी साहब ने नहीं सुनी थी ना जी? जी, वो तो काजी साहब ने नहीं सुनी थी ना? इसलिए कि इन लोगों ने सुननी थी, नहीं, इन लोगों ने सुननी थी ना, जिन लोगों ने ये फैसला दिया था उन लोगों ने सुननी थी ना। उन्होंने क्यों नहीं सुने? एक इधर चला गया, एक रिटायर हो गया, एक उधर चला गया। फिर जब दोबारा बेंच बनाई गई तो जो एक इनको लिया गया तो एक ने कुछ और कह दिया, एक ने कुछ और कर दिया। तो अपनी मर्जी के मुकदमे सुनते रहे, कभी भी इन्होंने वो वाले मुकदमे नहीं सुने जिसमें ऑडियो लीक को भी मैं कह दूं। अच्छा, इसी तरह पटिशन को चोरे, लेकिन माशाल्लाह इतना दर्दे दिल रखते हैं कि पटिशन को चोरे, और जो पटिशनर है वो है भी नहीं, लेकिन क्योंकि बहुत ज़्यादा दर्दे दिल है तो नवाज दिया गया। तो ये चीज़ें ऐसी नहीं है कि लोगों को समझ नहीं आ रही हैं। इससे पहले भी ऐसा हुआ क्योंकि इनको आदत हो गई है ये। इससे पहले भी जो अकामा का केस, पनामा का केस था, उसके लिए कहा गया कि ये जो आप पेपर्स लाए हैं ये तो पकोड़े इस पे बेचे जा सकते हैं। फिर कहा गया कि आप कहाँ फिरते फिर रहे हैं, इधर आइए। और फिर पनामा के ऊपर अकामा किया कि आपने बेटे से तनख्वाह नहीं ली और भेज दिया गया। तो ये चाहते हैं, और इनको पहले ही से एक मिनट आखिरी बात कर लूं, इनको पहले ही से इनसे डर था, इसीलिए उनके आने से पहले इन्होंने उन पे रेफरेंस खोला। ठीक है, अभी बाद में कह दिया फला के कहने पे खोला, फला के कहने पे खोला। तो वो कुछ भी कर ले रहेंगे। याहिया अफरीदी ने उनके मिजाज पे बात की है, उनके फैसलों पे बात नहीं की। अच्छा, और ये आप देखेंगे साथी ज्यादा बेहतर जानते हैं ना, तारीख फैसला करेगी। साथियों के जो अल्फाज है ना वो भी बड़ा मिजाज पे बात की है, फैसले पे बात नहीं की कि ये फैसले गुस्से में करते हैं। तारीख किसको याद रखती है, उनके मिजाज पे बात की। ओके, नदीम कुरैशी साहब ये बताएं, अभी एक अदद ना पुलिस वैन्स के ऊपर हमला हुआ और फिर वो तमाम अफराद पकड़े भी गए, सॉरी जो फरार हुए थे, बाकायदा खबरें वो सब चीज़ें चलाई गई। और अब पाकिस्तान के वज़ीर इत्तलात साहब ये कह रहे हैं, अता तारड़ साहब के इसको 9 मई के साथ नत्थी कर रहे हैं, यानी कि आप यूँ कह लें कि पीटीआई ने अपने कारकुनों को छुड़ाने की कोशिश की। तो आप मुझे बताएं इसमें हकीकत क्या है, आपके पास क्या रिपोर्ट्स हैं? देखिए, मैं तो चूंकि असेंबली सेशन में मौजूद था, मैं इस पे कोई हतमी राय नहीं दे सकता। मेरे इल्म में सिर्फ इतना है कि हमारे एक एमपी हैं यासिर कुरैशी साहब जेलम से, ठीक है, उनके हवाले से खबर चलाई कि जी उन्होंने गाड़ी से पे हमला किया है और लोगों को उन्होंने छुड़वा लिया, ठीक है, जबकि वो यासिर कुरैशी साहब मुंतखब है। हतमी राय नहीं दी जा सकती। बहुत शुक्रिया आपका नदीम कुरैशी साहब, दामन वक्त में गुंजाइश कम थी। शैला रज़ा साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम से सलमान अज़हर को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।